इफ यूर अ सैलरीड पर्सन, ये वीडियो आपके लिए मस्ट है। मैं आपको बताऊंगा स्टोरीज, केस स्टडीज कि क्या साइड लोग साथ होता है और वो कहाँ मार खा रहे हैं। इस वीडियो में ना मुझे बस 15-20 मिनट अपनी लाइफ के दे दो। यू विल योर सेल्फ थैंक मी एट द एंड ऑफ द वीडियो बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ कंप्लीट आई ओपनर। तो बिना कुछ बात के अब सीधा काम पे उतरते हैं। अब पहली चीज ना थोड़ा प्रैक्टिकल बात करेंगे। आज ना बुकिश नॉलेज को थोड़ा साइड में रखते हैं। लेट्स टॉक प्रैक्टिकल बिकॉज जस्ट इमेजिन सैलरी आपके पास आ गई फर्स्ट वीक में, उसके बाद काम का प्रेशर कांस्टेंट लगा हुआ है, हो सकता है फैमिली में प्रेशर होगा, आप पे डिपेंडेंट्स होंगे, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके हो सकता है स्पाउस हो, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, राइट। आपको पता भी नहीं चलेगा महीना कब खत्म हो गया, फिर अगले महीने की सैलरी आ जाती है। इन खर्चों की उसमें ही कभी टाइम मिलता ही नहीं है कि इन्वेस्ट किस चीज़ करें, क्या करें, क्या नहीं करें। मामा ने बोल दिया, चाचा ने बोल दिया, इंटरनेट ने किसी यूट्यूब वीडियो देख ली, अब वो कर दोगे, बट टाइम नहीं निकल पा रहा ना। तो प्रैक्टिकली बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, टू मच रिस्क। अब दोस्त चलो आपको एग्जांपल देता हूं मैं। मानते हैं कि आपके घर का पूरा खर्चा 40,000 में हो जाता है, ठीक है। अब अगर इन्फ्लेशन 6% ही रहा तो जो आपका 40,000 का खर्चा है पूरा करने के लिए ना सिर्फ 3 साल बाद 2026 में आपको कितने पैसे चाहिए होंगे? यू विल नीड 72,000। जो अभी आपका 40,000 से खर्चा चल रहा है, फॉर दैट सेम खर्चा एंड दैट सेम लाइफ स्टैंडर्ड you will need 72,000 in 2026, and in 2031 you would need 96,000. In 2036 you would need 1.28 lakhs. और ये मैथमेटिकल डेटा है, तो इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट की बात ही नहीं है। 3 साल में क्या आप इतना इंक्रीमेंट अपनी अर्निंग का कर पाओगे? नहीं, तो आपका लाइफ स्टैंडर्ड नीचे ही आता रहेगा। दैट इज वाई यूल सी मिडिल क्लास फैमिलीज में हो क्या रहा है, झगड़े, इरिटेशन। जो हेड ऑफ द फैमिली होगा वो घर आके इरिटेटेड, इतना खर्चा क्यों हो रहा है, हम इतना स्पेंड क्यों कर रहे हैं, ओह माय गॉड इतना बिल आ गया। जनरली जो वाइफ होती हैं वो बोलेंगे मैं क्या कर रही हूँ, इतना ही है, और पूरी फाइट्स होंगी। और फिर वो उतरते हैं बच्चों पे, तुमने क्या होगा खर्चा, क्यों? बिकॉज मिडिल क्लास लोगों की अर्निंग से ज्यादा ना इन्फ्लेशन बढ़ रही है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू इन्वेस्ट। और फैक्ट की बात यह है, हो सकता है आपने एफडी में डाल दिए होंगे, या बैंक में पैसे डाल दिए होंगे, या बैंक की अच्छी पॉलिसी होगी उसमें डाल दिए होंगे पैसे, आपको लग रहा है सेफ है क्योंकि हमारे पेरेंट्स वही करते आ रहे हैं तो हमने वही सीखा है और उसमें कुछ गलत नहीं है। बट द फैक्ट इज हमारे पेरेंट्स की लाइफ एंड दैट फाइनेंशियल सिचुएशन और हमारी लाइफ और हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। हमारे पेरेंट्स के लिए ना इक्विटीज और स्टॉक मार्केट्स में पैसे डालना वॉज लग्जरी, हाँ देख लेंगे, चलो हुआ डाल देंगे, बिकॉज उस समय बैंक के इंटरेस्ट रेट भी बड़े हाई थे, उस समय तो इन्फ्लेशन भी नहीं थी। बट हमारे टाइम में बैंक इंटरेस्ट रेट्स जमीन को छू रहे हैं, इन्फ्लेशन अलग लेवल पे बढ़ रहा है। हमारे लिए इन्वेस्टिंग इन इक्विटी एंड स्टॉक मार्केट्स इज नॉट अ लग्जरी, इट इज अ गॉड डैम नेसेसिटी। तो प्लीज सिर्फ एफडी से हटके इक्विटीज की तरफ देखो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद जो चीज मैं बात करना चाहता हूं वो है स्टोरीज, कहानियां। अब इंसानों को ना हमें नंबर्स और लॉजिक समझ नहीं आता, इंसानों को समझ के आता है स्टोरीज एंड इमोशंस। उसको हमारा ब्रेन बहुत बेटर डाइजेस्ट करता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग के कैंपेन्स होते हैं, क्लाइमेट चेंज के कैंपेन्स होते हैं, ये वोंट केयर, आपको दिखाएंगे अच्छा ये फैक्ट्स है, इतना वाटर लेवल बढ़ रहा है, रेन्स इराटिक हो रही हैं, आपको डेटा दिखाएंगे, हार्ड डेटा, हमें समझ नहीं पड़ेगा। अब यहीं पे वो दिखाएं ये फैमिली यहाँ रहती है, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग उनका घर खत्म हो सकता है, पानी का लेवल ऊपर बढ़ रहा है, ये फैमिली किधर जाएगी, फिर आपको फर्क पड़ेगा। स्टोरीज, इसलिए आप देखोगे एनजीओज के ऐड क्या होते हैं, वो आपको एक पर्टिकुलर स्टोरी बताते हैं सो दैट उससे आप इमोशनल हो जाओ। तो वी ह्यूमन बीइंग्स वी लव स्टोरीज। अब फाइनेंस की दुनिया में भी हमें दिन भर कहानियां सुनाई जाती हैं। पहली कहानी थी क्रिप्टो करेंसी की। क्या कहानी थी कि जो करेंसीज गवर्नमेंट प्रिंट कर रही है वो उनके कंट्रोल में है, वो ओवर प्रिंटिंग कर रही है, करेंसी इन्फ्लेशन हो जाएगी, करेंसी खत्म हो जाएगी, करेंसी वैल्यू लूज करती रहेगी जिंदगी भर तक, जो एक पॉइंट पे सही है। तो स्टोरी से हमें क्या बताया कि इसलिए हमें चाहिए बिटकॉइन, बिकॉज बिटकॉइन लिमिटेड है, इसकी ओवर प्रिंटिंग नहीं हो सकती, हमने बिलीव कर ली। बट किसी ने हमें ये नहीं बताया कि बिटकॉइन तो लिमिटेड है बट डिफरेंट टाइप की क्रिप्टो करेंसीज अनलिमिटेड है। मतलब हजारों क्रिप्टो करेंसीज आती रहती हैं और पिछले 2-3 साल में तो पता नहीं कितनी 100, 200, 300, 500 नई क्रिप्टो करेंसीज आ गई होंगी। तो बात तो क्रिप्टो में भी सेम ही हो गई कि यहाँ भी अनलिमिटेड ही है, फिर तो बिटकॉइन नहीं तो कुछ और यूज कर लो, ये नहीं तो कुछ और यूज कर लो। एक और स्टोरी हमें बड़ी सुनाई गई थी, वो थी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की। हमें बोला था कि पेटीएम, नाइका, जोमेटो
इन कंपनी के पास डेटा है, ये कंपनीज अच्छा करेंगे, इन कंपनी को कोई नहीं तोड़ सकता। आईपीओ आए, हम सब ने खरीद लिए, भर भर के खरीदे, भाग भाग के खरीदे और वो प्राइस लेवल पे खरीदे। अब हुआ क्या है, इन सब कंपनीज को एक साल से ज़्यादा हो गया लिस्ट किए हुए। जैसे ही लॉक इन पीरियड खत्म हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ दिस कंपनीज में मेजॉरिटी ऑफ द एफआईएस बेच के भाग रहे हैं, स्टॉक खत्म हो गया। बात का तात्पर्य यह है, इन कहानियों के चक्कर में अपना फाइनेंशियल फ्यूचर बर्बाद मत करो। ये आती रहेंगी, अभी इसकी आ रही है, कल किसी और चीज़ की आ जाएगी, परसों किसी और चीज़ की आ जाएगी, और आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है फॉर टू अंडरस्टैंड कि कहानी का दोनों एंड, बिकॉज कहानी तो देखो आपको एंड तक आके ही पता चलेगा ना हो क्या रहा है। क्रिप्टो करेंसी का स्टार्टिंग में कोई थोड़ी बता सकता था। मैं आपको अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे 2017-16 में इतना प्रेशर था कि भाई क्रिप्टो सीखो, क्रिप्टो करते हैं, मैं समझने की कोशिश की, मैं समझ नहीं आया, मैं नहीं किया। अभी 2-3 साल से इतना प्रेशर था, क्रिप्टो क्रिप्टो क्रिप्टो, आपने भी कमेंट बॉक्स में भर दिया था। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा तो मैं क्यों करूँ, और उसमें कुछ गलत नहीं है। तो दोस्त आपको भी, अगर आपको नहीं समझ आ रहा क्रिप्टो करेंसी, आपको नहीं समझ आ रहा है एनएफटीज, आपको नहीं समझ आ रहा कुछ और चीज, तो इस पे पैसे क्यों डाल रहे हो? सिंपल लॉजिक से सोचो। ये बड़ी बड़े शब्द कहानियां छोड़, आपको समझ क्या आता है? नेस्ले का काम समझ आता है ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर का काम समझ आता है, मारुति सुजुकी का काम समझ आता है, उस पर इन्वेस्ट करो। इन कहानियों के चक्कर में फंस गए, कुछ भी फायदा नहीं है। चाहे लोग आसपास जितना भी बोल रहे हो क्रिप्टो क्रिप्टो, सब नहीं क्रिप्टो में पैसे डाल देते हैं, अब सभी चुप हो गए। अगेन मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ उन लोगों का, और क्या पता क्रिप्टो बाद में ऊपर चढ़ भी जाए, मुझे क्रिप्टो का आइडिया नहीं है तो मैं क्या इसमें कमेंट करूँ। बट मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, इन कहानियों से बाहर निकलो एंड सिर्फ जो सिंपल लॉजिक से आपको समझ आए ना, सिर्फ वही इन्वेस्ट करो। जस्ट इमेजिन अगर क्रिप्टो छोड़ के एफएमसीजी स्टॉक्स में जो सिंपल बिजनेस आपको समझ आता है उसमें इन्वेस्ट कर देते, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। फिर आता है तीसरा पॉइंट, व्हेन टू स्टॉप एसआईपी। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब मैंने कोविड से देखा है, बड़े लोग एक्साइटेड हो गए और लोगों ने पैसे डालना शुरू कर दिए, एसआईपी शुरू कर दी। अरे चाचा ने बताया, मामा ने बताया, एंड उनके अंदर था कि मुझे एसआईपी करनी है, तो ऑब्वियसली जो सबसे ईजी सोर्स मिला, थोड़ा बहुत समझा, ये क्या, शुरू कर दिया एसआईपी। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें खराब कुछ भी नहीं है, एक्चुअली इट्स वेरी गुड। प्रॉब्लम ये है कि सभी एसआईपी करना छोड़ देते हैं। जब 2022 में मार्केट हल्का से नीचे आने लग गया था, सबके क्वेश्चंस थे कि अरे एसआईपी कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ, अरे मैं क्या करूँ एसआईपी। ये पूछ भी क्यों रहे हो? मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू एम्फी डेटा, 46% इन्वेस्टर्स जो एसआईपी शुरू करते हैं ना, वो 2 साल से पहले एसआईपी बंद कर देते हैं और रिडीम कर लेते हैं। एंड उन 46% में से 27%, जो हाफ से भी बहुत ज्यादा है, वो पहले ही साल में एसआईपी बंद करके पैसे रिडीम कर लेते हैं। जब इन्वेस्ट किया था, मोटिवेशन आई थी, तब तो यही था कि देखो मैं लॉन्ग टर्म रहूंगा, ये करूंगा। बट जब मार्केट्स नीचे आता है ना, आप वो फेस कर चुके हो। अंडरस्टैंड दिस, बुल मार्केट्स ना बहुत मजा आता है। हर रोज मार्केट के अपडेट पढ़ो, कभी ये ऑल टाइम है, कभी वो ऑल टाइम है, आपका फोन का पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन में, ओह बहुत मजा आता है। बट बुल मार्केट्स आपको सिर्फ मजे ही देता है, बेयर मार्केट्स आपको अमीर बनाता है। तो अगर स्मार्ट हो गए ना, तो अभी आप भगवान से हाथ जोड़ोगे, बस बेयर मार्केट आ जाए सो दैट मैं पैसे भर भर के डाल दूं। दैट इज स्टॉक मार्केट्स फॉर यू। आपको मैं इसी का एग्जांपल देता हूँ। दो लेते हैं, इन्वेस्टर ए और इन्वेस्टर बी। मानते हैं दोनों ने 2003 में इन्वेस्टमेंट शुरू की एंड दोनों ने हर महीने 5-5 हज़ार रुपए डाले, 2003 से 5-5 हज़ार रुपए डाले, ठीक है सर। अब इन्वेस्टर ए ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू की, 2008 का क्रैश आया, उसके बाद भी इन्वेस्टर ए ने अपनी इन्वेस्टमेंट रोकी नहीं, कंटिन्यू की। बट इन्वेस्टर बी ने अपनी इन्वेस्टमेंट रोक दी कि 2008 में मार्केट क्रैश कर गया था, उसको लगा डर, उसने एसआईपी रोक दी, जो मेजॉरिटी लोग कर रहे हैं। अब मैं आपको रिटर्न में डिफरेंस समझाता हूँ। इन्वेस्टर ए ने टोटलिटी में 9.5 लाख रुपीस अपनी जेब से इन्वेस्ट किए थे और उनका इन्वेस्टमेंट रिटर्न आया ऑफ 41 लैक्स। जबकि इन्वेस्टर बी, जिन्होंने 2008 में अपनी इन्वेस्टमेंट बंद कर दी थी, उनका पूरा पैसा जो जेब से डाला मार्केट्स में वो था 3.45 लैक्स और उनकी रिटर्न आई ओनली 21 लैक्स। न्यूज़ आपको मिलती रहेगी यार, मार्केट अच्छा है खराब है, और उसमें आपकी गलती भी नहीं है, क्योंकि पूरे टाइम इकोनॉमी में कभी कुछ पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है। ऐसा तो है नहीं कि हर बार से पॉजिटिव या नेगेटिव, हमेशा दो फैक्ट्स होते हैं। डिफरेंस क्या है? पॉजिटिव है तो को ये पॉजिटिव परोस देंगे, नेगेटिव सेंटिमेंट है नेगेटिव परोस देंगे। आप अभी देख लो, मार्केट्स ऑल टाइम हाई के राउंड है, तो क्या चल रहा है? इंडिया इज अ स्टोरी, हम कंट्री हैं, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, सब फैक्ट्स है, डेटा है, सही है। और यही 6 महीने पहले, जब मार्च 2022 के बाद जब मार्केट्स गिर रहे थे, तो क्या स्टोरी थी? रशिया यूक्रेन वॉर, देन यूएस का 40 ईयर है इन्फ्लेशन, एंड ब्रिटेन खत्म हो गया है, एनर्जी क्राइसिस यूरोप में, इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। क्या वो अब सब ठीक हो गया? नहीं, अभी भी एनर्जी क्राइसिस यूरोप में है, रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी चल रही है, बट अभी कोई बात ही नहीं करेगा उसकी। क्यों? सेंटिमेंट।
ये फाइनेंस इंडस्ट्री का थोड़ा दोगलापन है। फोर्थ पॉइंट आता है लाइफ इंश्योरेंस का। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब मैं हेल्थ इंश्योरेंस को नहीं ले रहा हूँ बिकॉज मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने जॉब लिया है कहीं पे, आप सैलरीड हो, तो हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिलता ही है। और हेल्थ इंश्योरेंस जनरली सब ले ही लेते हैं क्योंकि ये तो आजकल के दिन तो रिक्वायरमेंट्स हो गई है। तो मैं बात करने वाला हूँ लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। अब लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है? बेसिकली जो भी आपने अगर 10 ईयर के लिए अपने आप को इंश्योर कराया, उस टाइम पे अगर आप पास अवे कर जाते हो इन दो स्पेसिफाइड कंडीशंस, जो भी आपकी इंश्योरेंस कंडीशंस है उसमें पास अवे करते हो, तो आपकी जो भी इंश्योर्ड अमाउंट है आपको मिल जाएगा। सिंपल। अब लाइफ इंश्योरेंस दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला टर्म प्लान, फिर एंडाउमेंट प्लान। नाउ व्हाट इज अ टर्म प्लान? टर्म प्लान बेसिकली वो है कि आप बस प्रीमियम देते रहो, अगर उस टेन्योर के बीच में आप नहीं रहे आपको पैसा मिल जाएगा। अगर आप पूरे टेन्योर में ठीक रहे, आप जिंदा रहे, आपको कुछ नहीं हुआ, आपको पैसा नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला, खत्म। सिंपल फंडा। एंडाउमेंट प्लान थोड़ा डिफरेंट होता है। एंडाउमेंट प्लान में क्या बोलते हैं कि ठीक है, अगर आप टेन्योर के बीच में मर गए तो आपको पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, बट अगर नहीं मरे तो टेन्योर के एंड में आपको सारा पैसा वापस मिलेगा, उसमें आप इंटरेस्ट भी कमाते हो। अब सुनने में क्या बेटर लग रहा है? ऑब्वियसली एंडाउमेंट प्लान। कोई भी आदमी यही बोलेगा, मतलब ऑब्वियस की बात है, अगर सेल्समैन आपको पिच करेगा, सेल्समैन आपको कन्विंस कर देगा इसके लिए, राइट? तो सब एंडाउमेंट प्लान चूज करते हैं। हमें क्या लगता है कि यार चलो अगर नहीं मरे तो पैसे तो वापस मिल जाएंगे और इंटरेस्ट भी हो जाएगा, और अच्छा भी लगता है सोचते हुए कि यार चलो पैसे वापस मिल जाएंगे एक दिन। अब मैं आपको यही चीज एक केस स्टडी समझाता हूँ। अब दो फ्रेंड्स लेते हैं, मिस्टर तेंदुलकर, मिस्टर गावस्कर। अब दोनों मिस्टर तेंदुलकर, मिस्टर गावस्कर ने बोला कि यार देखो हर साल 1,20,000 रुपये निकालते हैं। क्यों? लाइफ इंश्योरेंस के लिए। दोनों क्या चाहते थे? 20 साल का टेन्योर हो उनका, 20 साल की पॉलिसी हो, और उनका इंश्योर्ड अमाउंट हो 25 लाख, कि अगर उस समय उनको कुछ हो गया तो इंश्योरेंस का कवर कितना था? 25 लाख, वो उनको मिल जाएगा। दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, हर साल 1,20,000 रुपए तक दे वुड वांट टू इन्वेस्ट इन इंश्योरेंस एज प्रीमियम। 20 साल का इंश्योरेंस चाहिए, 25 लाख का कवर चाहिए। सिंपल। अब मिस्टर तेंदुलकर ने चूज किया टर्म प्लान। उन्होंने देखा टर्म प्लान बेटर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उन्होंने चूज कर लिया। मिस्टर गावस्कर ने बोला कि यार बेवकूफी है टर्म प्लान, मैं लूंगा एंडाउमेंट, पैसे भी तो वापस मिलेंगे। मिस्टर तेंदुलकर का प्रीमियम हुआ साल का 5,000, मिस्टर गावस्कर का प्रीमियम हुआ साल का 1,20,600 रुपए, तो उनका सारा पैसा इधर यूज हो गया। बट मिस्टर तेंदुलकर तो सिर्फ 5,000 दे रहे हैं, उनके पास अभी भी 1,15,000 पड़े। तो हुआ ये, मिस्टर तेंदुलकर ने 1,15,000 रुपए डाल दिए इक्विटीज में, और मैं मानता हूँ 11% का रिटर्न मिला, जो मैंने बड़ी कम रिटर्न मानी है। आपको तक 20 साल बाद दोनों मिस्टर तेंदुलकर और मिस्टर गावस्कर जिंदा रहे, दोनों के हाथ में कितने पैसे आएंगे? मिस्टर गावस्कर को 7% के हिसाब से, एंडाउमेंट प्लान जनरली इसी रेंज में देते हैं, 7% के हिसाब से उनको मिलेगा 49,45,491। वहीं पे मिस्टर तेंदुलकर को, जिन्होंने अपने बचा हुआ प्रीमियम का पैसा 1,15,000 को इक्विटीज में डाल दिया 11%, उनको मिलेगा 74,24,094। व्हाट मेक्स मोर सेंस? हमेशा एक टर्म इंश्योरेंस ही लेना। आपको बहुत ऐसा कन्विंस हो जाओगे, और क्या पता आपके पास अभी भी ऐसी पॉलिसीज हों, मेरे हिसाब से दे शुड बी डिसकंटिन्यूड। बहुत आपके इंश्योरेंस वाला जो भी बैंक में होंगे वो आपको कन्विंस कर देंगे और ऐसे ऐसे फैक्ट्स देंगे, ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे, हो सकता है मुझे सारे पॉइंट्स उनकी याद भी ना हो, हर दिन नई स्क्रिप्ट आती है उनकी। और अगेन उनकी गलती नहीं है, वो तो एक करेंगे बिकॉज एंडाउमेंट प्लान में उनको प्रीमियम ज्यादा मिलता है, तो उनकी गलती नहीं है, वो विलन नहीं है। उनकी जगह हम होते, हम भी वही करते। विलन है हमारी बेवकूफी। एक सिंपल मैथ्स लगा के तो देखो, एंडाउमेंट प्लान्स कभी भी सेंस नहीं बनते। अगर लाइफ इंश्योरेंस लेना है तो सिर्फ टर्म इंश्योरेंस एंड नथिंग एल्स। फिफ्थ पॉइंट आता है टैक्स प्लानिंग का। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखो दोस्त, टैक्स प्लानिंग एक पॉइंट के बाद ना बेवकूफ़ी है। क्यों? एक पॉइंट के बाद जितना भी एफर्ट डालोगे ना उतने कम पैसे आप बचा पाओगे। ठीक है, अगर आप नॉर्मल काम कर रहे हो तो उतने ही कम पैसे बचा पाओगे। तो इतना टाइम उतने ही कम पैसे बचाने के लिए कोई सेंस बनता ही नहीं है। उससे बेटर उतना टाइम टैक्स प्लानिंग को छोड़ के अपनी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज को, दैट वुड मेक मोर सेंस। बट बेसिक टैक्स प्लानिंग तो देखो जरूरी है। अब बेसिक टैक्स प्लानिंग का सबसे पहले चीज आती है सेक्शन 80C। अब सपोज आपकी सैलरी है 8 लाख रुपए साल की, अंडर सेक्शन 80C आपको 1.5 लाख रुपए तक का एग्जेम्पशन मिल सकता है। तो गवर्नमेंट स्कीम्स बताती है, इन स्कीम्स में पैसे इन्वेस्ट करोगे तो आपको 80C का बेनिफिट मिलेगा। तो लेट्स अज्यूम आपने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए किसी 80C की स्कीम में। आपकी टोटल सैलरी कितनी थी? 8 लाख। उसमें से 1.5 लाख हटा दो, अब कितनी बच गई? 6.5 लाख। तो आपकी टैक्सेबल इनकम क्या हुई? 6.5 लाख। क्यों? 1.5 लाख का आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है। दिस इज सेक्शन 80C। अब 80C में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपके पास बड़ी स्कीम है, पब्लिक प्रोविडेंट म्यूचुअल फंड,
ठीक है, आपकी नेशनल पेंशन स्कीम है, नेशनल सेविंग स्कीम है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स हैं, ये बैंक्स भी देते हैं, आपको पोस्ट ऑफिस भी देता है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है, यूलिप्स हो गए, आपका ELSS है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, बहुत सारी चीज़ें। सबसे बेस्ट आपके लिए, अगर आपको फर्स्ट पॉइंट ध्यान हो, जहाँ मैं इन्फ्लेशन में बता रहा था, हमेशा बैठेगा इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। क्यों? आप एटलीस्ट इक्विटी में कुछ तो एंट्री लोगे। एंड ELSS बहुत टाइप्स के होते हैं, बहुत वेरिएंट्स के होते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा गो फॉर इंडेक्स वन, बट ELSS आप चूज कर सकते हो, उसमें ज़्यादा चैलेंज नहीं है कुछ। बट इसमें एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है कि टैक्स प्लानिंग की याद सबको सिर्फ 1-2 महीने पहले आती है। जैसे ही आपका ITR फाइल करने का टाइम आ गया, ओ 1-2 महीने पहले सब जग जाते हैं, और ये आपके साथ नहीं, सबके साथ हो रहा है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। एम्फी के डेटा के हिसाब से जो भी ELSS स्कीम्स में पैसे डाले जाते हैं ना, आखिरी 3 महीनों में अप टू 50% पैसे आते हैं। मतलब पूरे साल में 12 महीने हैं, बट सिर्फ 3 महीनों में ही 50% कैश फ्लोज उनके आते हैं, आखिरी 3 महीनों में ITR के पहले। और मार्च के महीने में आता है 22 से 25% कैश फ्लो। जस्ट इमेजिन, 12 महीने हैं पूरे साल में, बट सिर्फ 1 महीने के अंदर 25% कैश फ्लोज इन्वेस्ट हो रहे हैं। क्यों? हमें याद ही एंड में आती है। अब हाँ, जो टैक्स रिक्वायरमेंट है वो तो देखो आप एंड में भर के पूरी कर दोगे, बट लॉन्ग टर्म में अपना नुकसान बहुत मेजर करोगे। क्यों? बिकॉज उस समय मार्च में और आखिरी 3 महीनों में आप लमसम पैसे भर भर के इन्वेस्ट करोगे, जिसकी वजह से आपको SIP का एडवांटेज नहीं मिलेगा। जिसकी वजह से अगर मार्केट समय बड़ी एक्सट्रीम कंडीशन में, या बहुत ऊपर या बहुत नीचे, कुछ भी एक्सट्रीम कंडीशन में हो, उसके वजह से आपको उसका बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। Lump sum is always a disadvantage to invest. SIP is a better idea to invest. Much better, comparable भी नहीं है। So please be sure आप ढंग से प्लान करो, साल के स्टार्टिंग से प्लान करो, हर महीने कुछ पैसे डाल दो, एंड 3 साल खत्म होते हैं आपके ELSS में, 3 साल का लॉक इन होता है। ELSS को बेचना मत, उसको रखो। अगर बेच दोगे तो दोबारा पॉइंट खत्म हो जाता है। फिर आखिर बात आती है रिटायरमेंट प्लानिंग। बट यार लेट्स बी ऑनेस्ट, किसको फर्क पड़ता है यार? अगर मैं 25 साल का हूँ, मैंने अभी पैसे कमाने शुरू किए हैं, रिटायरमेंट के बारे में थोड़ी सोचूंगा। अभी तो गाड़ियाँ लेनी है, मोबाइल लेने हैं, पेरेंट्स को गाड़ियाँ दिलानी है, पेरेंट्स को छुट्टियों पर ले जाना है, माँ बाप को ये करवाना है, वो करवाना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, बहुत चीज़ें होती है। हो सकता है कि उधार हो जो आप क्लियर कर रहे हो, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, एंड आई अंडरस्टैंड। और आपको मजे तो करनी चाहिए लाइफ में, बट रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मैं नहीं, आपको डेटा बता रहा है। इन्फ्लेशन की बात तो आपको याद है ना? अब मैं दोबारा इस पे उतर रहा हूँ। हैदराबाद में 2000 प्रोफेशंस के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, एंड बाय द वे हैदराबाद में है, तो वो जो लोग होंगे लिविंग दैट मेट्रोपॉलिटन, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होंगे देन अदर पीपल। तब मैं इसके रिजल्ट दिखा रहा हूँ, और रिजल्ट बड़ी इंटरेस्टिंग थे। ये देखा गया कि अपने करियर के पहले 5 साल 90% लोगों ने रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोचा भी नहीं, कुछ किया भी नहीं, स्टार्टिंग के 5 इयर्स। और स्टार्टिंग के 10 इयर्स में 80% से ज़्यादा लोगों ने सोचा भी नहीं। लोगों की दिमाग में घंटी बजती है एट द एज ऑफ 35 and 40 कि यार अब तो कुछ रिटायरमेंट का देख लेते हैं। उसके पहले लाइफ इज व्हाट हैपेंस आई गेस। और ये बहुत महंगा पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है। बिकॉज या तो आप मार्क ज़करबर्ग हो, स्टीव जॉब्स हो, या ऐसा आपने कुछ स्टार्टअप फोड़ दिया या ऐसा कुछ कर दिया, तो देखो आपको कोई नहीं सकता ऊपर जाने से, यू आर अनदर लेवल। बट अगर आप मेरी तरह नॉर्मल इंसान हो ना, जो एक चीज़ आपको रिच बनाएगी वो है कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग की सिर्फ एक ही फीस है, वो है टाइम। अगर आप टाइम नहीं दोगे मार्केट में तो कुछ भी फायदा नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप हर महीने 5000 रुपये डालने का प्लान कर रहे हो और आपने इक्विटी में डाला, आप एक्सपेक्ट करो आपको 12% रिटर्न मिल जाएगी। अब मैं आपको इसमें वेरिएशंस दिखाता हूँ। अगर आप 30 साल तक पैसे डालोगे, ठीक है, जैसी करियर शुरू किया है मज्यूमिंग आपने तब से ही स्टार्ट कर दिया, आपको मिलेगा 1.77 करोड़। यही चीज़ आपने इन्वेस्टमेंट 3 साल बाद शुरू की कि अभी नहीं, चल मैं बाद में 2-3 साल बाद में शुरू करूंगा, आपकी रिटर्न हो जाएगी 1.21 करोड़। और यही चीज़ अगर आपने 5 साल बाद शुरू की, आपकी रिटर्न आ जाएगी ऑफ 94.9 lakhs। और यही चीज़ अगर आपने 10 साल बाद शुरू की ना, आपको मिलेगा सिर्फ 49.9 lakhs। एक एक दिन, एक एक टाइम जो आप सही टाइम का वेट करके इन्वेस्टमेंट का निकाल लो ना, ये आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। दीज आर द वेज जैसे आपको सैलरी इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। और अगर आपको जानना है कि सैलरी इन्वेस्ट करनी है तो करनी कैसे है, वॉच दिस वीडियो। ये आपकी सैलरी इन्वेस्टिंग का अल्टीमेट गाइड होगा विद डाउनलोडेबल्स एंड एवरीथिंग।